हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारे कोचिंग संस्थान एमआर क्लासेस के जो हमने अभी फिलहाल में जो टेस्ट पेपर लिए हैं बायोलॉजी का, उसके हम क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ये आपके लिए बेनिफिट होगा, उम्मीद करते हैं। जैसे अभी भविष्य में आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं, जैसे कि आप देखेंगे वार्डन का है, फिर लैब टेक्नीशियन है, लैब अटेंडेंट है, लैब टीचर है, सभी में बायो का इंपॉर्टेंट रोल है। और तो उसमें जो है स्टूडेंट इवन ऐसा है कि जो टीईटी का एग्ज़ाम है पेपर 2 के लिए, सीटीईटी का है पेपर 2, सभी में बायो का इंपॉर्टेंस है। तो उसके लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। 30 क्वेश्चंस रहेंगे स्टूडेंट। उम्मीद करते हैं कि आपको यह सेशन मजा आएगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है स्टूडेंट, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब से हम जो है आप लोगों के लिए यूं ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व लाएंगे, आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखेंगे हम लोग क्या कह रहा है हमारा प्रश्न। क्या बोल रहा है कि मनुष्य में निम्न में, पहला प्रश्न क्या कहता है स्टूडेंट, पहला प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य में निम्न में से किन गुणसूत्र से लिंग का निर्धारण होता है। अब इसको समझने के लिए स्टूडेंट मैं कुछ की पॉइंट समझाता हूं, जरा ध्यान से सुनेंगे इसके बारे में। देखिए होता क्या है, होता यह है स्टूडेंट कि देखेंगे तो लिंग गुणसूत्र के बारे में बात की जा रही है। तो लिंग मतलब उसको इंग्लिश में बोला जाता है क्या, सेक्स क्रोमोसोम के बारे में कहा जाता है। मैं थोड़ा सा इसको कम कर दूं, बहुत ज़्यादा है ये। यस, सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है स्टूडेंट, सेक्स क्रोमोसोम के बारे में बात किया जा रहा है। तो सबसे पहले क्या होता है, आपको पता होगा कि मेल होगा और क्या होता है आपका फीमेल। ओके, मेल और फीमेल। मेल से का पार्ट होता है क्या आपका स्पर्म, और फीमेल का क्या होता है आपका ओवरी। ओवरी में रहता है क्या आपका एग सेल। ओके, इसको हम लोग शुक्राणु कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, अंडाणु कहते हैं। जब ये दोनों जब आपस में जब मिलता है स्टूडेंट, तब जाकर क्या होता है, जायगोट बनता है। क्या बनता है, जायगोट बनता है। और फिर यही जायगोट जब डेवलप हो जाता है स्टूडेंट, जब 3 मंथ का हो जाता है, तब वो क्या बनता है आपका एम्ब्रियो बनता है, भ्रूण बनता है। और भ्रूण बनने के बाद 9 महीने के बाद जो है वही फिर क्या होता है, इस दुनिया में आता है। तब क्या होता है, वो चाइल्ड यानी कि एक न्यू बेबी का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, ये तो समझ आ गया। लेकिन हमारा प्रश्न तो अभी भी वही है, तो उसमें हम लोग आगे बढ़ते देखते हैं। तो उसमें हम बात करते हैं क्रोमोसोम। तो याद रखना ये है आपको कि जो मेल होते हैं उसमें क्रोमोसोम जो होते हैं स्टूडेंट, उसमें होते हैं एक्स और वाई। ठीक है, और जो फीमेल होते हैं ना, फीमेल के जो क्रोमोसोम होते हैं वो होते हैं क्या, एक्स और एक्स। ओके, अब देखो इसमें क्या हो गया कि इसमें 2 हैं स्टूडेंट। अभी ये भी एक क्वेश्चन है, सीटेट टीटी के एग्जाम के पर्पस से देखोगे तो पूछा जाता है कि मेल के क्रोमोसोम होते हैं कितने, एक्स वाई होते हैं, और फीमेल के क्या होते हैं, एक्स एक्स होते हैं। एक चीज और बता दूं मैं आपको कि एक मनुष्य में जो होते हैं स्टूडेंट, टोटल कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र होते हैं कितने, 46 होते हैं। कितने के पेयर से होते हैं, 23 + 23 के पेयर होते हैं। 23 और 23 का कहने का क्या तात्पर्य है स्टूडेंट, इसका मतलब यह है कि 23 जोड़ा जो होता है वो मेल से प्राप्त होता है, और 23 जो होता है वो कितने से प्राप्त होता है, फीमेल से प्राप्त होता है। ओके, इसमें से क्या होता है स्टूडेंट, इसमें से ये होता है कि जो 22 जो जोड़े होते हैं, और एक इसमें भी वही होगा 22 और 1, ये क्या है 22 और 1। तो ये 22 जो गुणसूत्र जो होते हैं स्टूडेंट, ये 22 गुणसूत्र को कहा जाता है क्या आपका दैहिक गुणसूत्र कहा जाता है। गुणसूत्र मतलब इसको इंग्लिश में कहा जाता है आपका सोमेटिक क्रोमोसोम कहा जाता है स्टूडेंट। सोमेटिक मतलब जो हमारे शरीर के जो अन्य जो अंग जो बनते हैं उनके बारे में बात किया जा रहा है। और जो एक जो सेट होता है इसे कहा जाता है आपका क्या, सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है। ठीक है, और यही जैसे अगर मेल में बात किया जाए तो क्या होगा आपका, मेल में एक्स वाई होता है। सेम यहाँ पे भी ये सोमेटिक होगा स्टूडेंट, और ये एक जो होता है वो क्या होता है आपका एक्स एक्स। यहाँ तक की बातें समझ आ गई। क्योंकि अब इसमें क्या होगा कि इसमें अगर आप देखोगे तो अगला पॉइंट, तो देखो ये हो गया आपका एक्स वाई मेल का, और यहाँ पे क्या हो गया आपका एक्स एक्स फीमेल का। ओके, अब ये दोनों तो अलग अलग है स्टूडेंट, तो इसमें से क्या होगा, तोड़ोगे इसको, क्या होगा आपका एक्स और वाई। लेकिन ये दोनों क्या है, कॉमन है। तो यहाँ से दोनों से कॉमन से क्या निकलेगा, यहाँ से कॉमन में क्या निकलेगा आपका, सिर्फ एक्स निकलेगा। अब इसके बाद ये होगा स्टूडेंट कि जब मान लो अगर
मेल का x और फीमेल का x जब गुणसूत्र जब मिलेगा तो क्या बनेगा आपका x और x बनेगा। मतलब कि क्या हो गया, x और x मतलब किसकी उत्पत्ति हो गया, लड़की की। अगर y और x अगर मिल गए तो क्या बनेगा, वो लड़का बनेगा। आया समझ? आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। लड़की और ये लड़का। एक बार फिर से देखिए, ये मेल है, ये मेल क्रोमोसोम है और फीमेल क्रोमोसोम है। ओके, इसमें से एक्स वाई दो अलग अलग क्रोमोसोम है तो इसलिए एक्स वाई हुआ, और इसमें से क्या हो गया आपका एक्स हो गया। अब इन दोनों में क्या होगा स्टूडेंट, जब फर्टिलाइजेशन होगा तो एक्स क्रोमोसोम जब फीमेल के एक्स क्रोमोसोम से मिलेगा तो एक्स एक्स बनेगा, मतलब लड़की की उत्पत्ति होगी, और वाई मिलेगा तो क्या होगा, एक्स वाई। तो कह सकते हो कि लड़का या लड़की होने के निर्धारण के लिए क्या होता है, कौन जिम्मेदार होते हैं, लड़के जिम्मेदार होते हैं, ना कि लड़कियां। अब इसमें देखो, अब लिंग गुणसूत्र का निर्धारण करना है, एक तो लड़का हो गया तो लड़की होगा। अगर इसके पास भी एक्स है, इसके पास भी एक्स है और इसके पास वाई है, अगर दोनों मिल जाएंगे तो क्या बनेंगे, एक्स एक्स तो लड़की, और एक्स और वाई मिलेंगे तो क्या होगा, लड़का। तो अब मुझे बताओ कि इनमें इंपॉर्टेंट मतलब लिंक का निर्धारण करने में क्या एक्स निर्भर है क्या, नहीं, क्योंकि एक्स यहाँ पे भी है यहाँ पे भी, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा स्टूडेंट, वाई। तो लिंग, क्योंकि एक्स जब वाई के साथ मिलेगा तो एक्स वाई बनेगा और क्या हो जाएगा, लड़का। तो हमारा प्रश्न, पहला प्रश्न क्या कह रहा था, हमारा पहला प्रश्न कह रहा था, एक मिनट रुकेंगे, इसको मैं बड़ा कर दूं ताकि आपको आराम से और अच्छे से दिखे। ये देखिए क्या कह रहा है हमारा प्रश्न, कह रहा है कि मनुष्य में निम्न में से किन गुणसूत्र से लिंग का निर्धारण होता है। अब आपको समझ आ गया होगा, एक्स गुणसूत्र, वाई गुणसूत्र, ए प्लस एक्स गुणसूत्र, एक्स वाई जेड गुणसूत्र। तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा स्टूडेंट इसमें बी नंबर। यस, आप लोगों ने सही पहचाना, आप लोगों ने सही पहचाना। चलिए एक मिनट स्टूडेंट, इसको थोड़ा सा मैं ओके, सॉरी, ये जो है आपका एक्स क्रोमोसोम है, ये तो इरेज ही हो गया, ठीक है। ये वाइट कलर का था इसलिए था ये एक ये वाई गुणसूत्र क्लियर है। आप लोग मेरे से पहले दीजिए, ज्यादा बेटर है, तो आप लोग फिर इसका प्रैक्टिस भी करेंगे। अब बात करते हैं स्टूडेंट, राइजोबियम जीवाणु होते हैं। मैं आपको, मेरा प्रयास रहेगा स्टूडेंट कि जो क्वेश्चन आपको समझाने का होगा मैं उसको बिल्कुल समझाऊं। चलिए राइजोबियम के बारे में देखते हैं। राइजोबियम के बारे में देखते हैं स्टूडेंट, तो हमको पता चलता है कि इसके लिए मैं इसको पूरा, चलिए राइजोबियम के बारे में देखते हैं स्टूडेंट। तो राइजोबियम के बारे में हम बात करते हैं तो देखते हैं इसमें आप लोगों ने इसमें एक एक चीज सेलेक्ट करना पड़ता है तब होता है स्टूडेंट। ये देखो, ये है मान लो जड़, ओके, ये है जड़, और इस जड़ में पाया जा रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होता है, इस तरह से गांठेनुमा संरचना पाई जाती है। इसको अपन बोलते हैं क्या, इंग्लिश में बोलते हैं नोड्यूल, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं स्टूडेंट, नोड्यूल, नोड्यूल्स। और किस में पाया जाता है, रूट में, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, रूट नोड्यूल्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये जो होता है ये क्या है स्टूडेंट, आखिर में क्यों बनते हैं, ये एक्चुअली में होते हैं स्टूडेंट कि ये जो होते हैं ये बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया जो होता है यहाँ पे, बैक्टीरिया के कारण होता है, और उस बैक्टीरिया का नाम है आपका क्या, राइजोबियम, राइजोबियम। तो राइजोबियम जो बैक्टीरिया होता है स्टूडेंट, याद रखेंगे कि वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता करता है। किसमें करता है, नाइट्रोजन जो है स्थिरीकरण में सहायता करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में सहायक करता है। अब बताओ यहाँ पे नाइट्रोजन क्या अच्छे काम के लिए कर रहा है कि बुरे काम के लिए कर रहा है, थोड़ा लॉजिक लगाइए, लॉजिक लगाइए, क्योंकि ये जड़ों में है, नाइट्रोजन को स्थिर कर रहा है तो मतलब अच्छा काम कर रहा है। जब वो अच्छा काम कर रहा है तो मतलब ये इसको तो हार्मफुल करेगा नहीं। तो पेड़ों के जड़ों में क्या है कि आपको रहने के लिए वो ठिकाना दिया है पेड़ ने, कि बैक्टीरिया को बोला भैया तू हमारे यहाँ रह, लेकिन तू बदले में कुछ तो कर। तो बैक्टीरिया बोला कि ठीक है ना भाई, मैं बदले में क्या करूंगा, मैं बदले में तुमको क्या दूंगा, मैं तुमको नाइट्रोजन दूंगा, और तुम मुझे क्या करो, बदले में मुझे क्या दे दो, तुम मुझे खाना दे दो। तो मतलब यहाँ पे क्या है कि दोनों जीव जब आपस में एक दूसरे की हेल्प करते हुए बिना किसी को नुकसान पहुंचाए अगर रहते हैं तो
तो उस अवस्था को क्या कहा जाता है? उस अवस्था में अगर देखोगे स्टूडेंट तो उसमें आपको क्या कहा जाएगा, उसको हम लोग ऑप्शन के थ्रू देखते हैं। चलिए देखते हैं आप ऑप्शन में क्या है भाई आपका। ऑप्शन में क्या बोला जा रहा है? परजीवी। ठीक है, क्या बोला जा रहा है आपका? परजीवी के नाम से जाना जा रहा है। दूसरा है बोला जा रहा है क्या आपका? कीटभक्षी, कीटभक्षी, मृतजीवी, सहजीवी। तो मृत परजीवी मतलब जो दूसरों पे आश्रित हो, कीटभक्षी जो कीटों को भक्षण करे, मृतजीवी मतलब जो सड़े गले पदार्थों से प्राप्त, सहजीवी सह मतलब होता है शांत। यस, आपका आंसर क्या है? सही है। अब आपका आंसर क्या आएगा इसमें? सहजीवी। क्या आएगा इसके आंसर? सहजीवी के रूप में इसमें हम देखेंगे। ठीक है, तो दूसरे का ऑप्शन क्या है आपका? डी है। ओके, तीसरा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? केल्विन चक्र को कहते हैं। केल्विन चक्र, देखिए स्टूडेंट, अभी केल्विन चक्र क्या है? तो केल्विन चक्र के लिए आपको समझना पड़ेगा कि जो आपका फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, आप सभी को पता होना चाहिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो उस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है स्टूडेंट? दो तरीके की क्रिया होती है। एक होता है प्रकाशीय अभिक्रिया और एक होता है आपका अप्रकाशीय अभिक्रिया, अंधकार अभिक्रिया भी कहा जाता है इसे। और इस अभिक्रिया को मैं समझाने के लिए क्या है कि अलग अलग था, जिसमें कि आपको देखोगे तो इसमें C3 साइकिल, C4 साइकिल और CAM साइकिल होता है। ठीक है, और C3 साइकिल जो होता है इसको केल्विन नामक साइंटिस्ट ने दिया था, इसलिए केल्विन साइकिल कहा जाता है। और इसे हैच एंड स्लैक ने दिया था, तो इसलिए हैच स्लैक साइकिल कहा जाता है स्टूडेंट। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा? केल्विन चक्र को कहते हैं। अब आपका ऑप्शन है केल्विन चक्र, देखो एक केल्विन ये है और C3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? C3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है कि हरित लवक में कुछ झिल्लियों के ढेर पाए जाते हैं जो कहलाते हैं। हरित लवक मतलब ये होता है स्टूडेंट कि अगर आप देखोगे तो आप क्लोरोप्लास्ट की बात किया जा रहा है, ये इस तरीके से क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। उस समय इसमें अगर देखोगे तो ये ग्रीन क्लोरोप्लास्ट कैसे क्या होते हैं? लेयर पाए जाते हैं। ये मैं क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहा हूँ ना। क्लोरोप्लास्ट मतलब होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये आपस में स्ट्रक्चर होता है, ये आपस में इस तरह से जुड़े होते हैं और इसमें द्रव पदार्थ भरा होता है जिसे कहा जाता है क्या? मैट्रिक्स। और ये जो मैट्रिक्स होता है स्टूडेंट, ये जो होगा आपका जो स्ट्रोमा, ठीक है ना, मैट्रिक्स जो होता है स्ट्रोमा होगा ये, और ये स्ट्रोमा कहलाता है। और ये इसके अंदर जो है, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, ये क्या कहलाता है आपका? ग्रेना। तो आपको क्या याद रखना है कि ग्रेना जो होता है वो कैसी अभिक्रिया में होगा? वो प्रकाशीय अभिक्रिया में। प्रकाशीय अभिक्रिया, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ होगी? ग्रेना में होगी। स्ट्रोमा जो होगा, स्ट्रोमा में जो होगा वो कहाँ होगा आपका? अंधकार अभिक्रिया लोग होंगे। ये भी किसका भाग है? ये सब हैं आपके क्लोरोप्लास्ट के। किसके हैं? आपके क्लोरोप्लास्ट। अब आपसे क्या प्रश्न पूछा गया है कि भाई क्लोरोप्लास्ट के जो है ग्रीन, जो हरित लवक जो होते हैं वो, उसका जो ढेर होता है ये वाला, तो क्या कहलाता है? ये क्या कहलाता है आपका? ग्रेना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका? यस, राइट आंसर हो जाएगा आपका ग्रेना। ये ओके। क्या बोला जा रहा है यहाँ? वसाओं, कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन का पूर्ण पाचन होता है। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका छोटी आंत। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? छोटी आंत। तो जिसमें क्या होता है स्टूडेंट? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इन सब का पाचन होता है। बड़ी आंत जो होता है उसमें जल का अवशोषण किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज को आपको ध्यान में रखेंगे। फिर क्या बोला जा रहा है? शरीर में आहार के साथ पहुंचने वाले रोगाणु आहार नाल के उस भाग में मरते हैं जहां पीएच मान होता है। क्या बोला जा रहा है? रोगाणु आहार नाल में कौन सी जगह में पहुंचेंगे तब मरेंगे, मतलब उसका पीएच मान कब होगा? तो सीधी सी बात है स्टूडेंट, जिसका पीएच मान कम होगा तो क्या कहलाएगा आपका? एसिड कहलाएगा। ओके, आप सभी को पता है कि इसमें जीरो से लेके, सॉरी जीरो से इधर जीरो है, 1 2 3 4 5 स्टेप से रहता है, तो इधर एसिड होता है, तो एसिड में ज्यादा होगा क्योंकि 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पे जीरो तो होगा नहीं, 10 छार है, तो बचा कौन आपका? ए आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा इसका? ए आंसर आएगा स्टूडेंट। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं, 7वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं 7वें क्वेश्चन में। तो 7वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भाई निम्न में से कौन सा
प्रोटीन पाचक एंजाइम पाया जाता है। प्रोटीन पाचक एंजाइम जो है सभी तरह के देखोगे तो पेप्सिन, रेनिन, म्यूसिन, ये सभी तरह के होते हैं। तो सीधी सी बात, इसका आंसर क्या होगा आपका, इनमें से सभी होगा। ठीक है, तीनों आंसर का ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। अब क्या बोला जा रहा है कि अमाशय में कौन सा प्रोटीन पाचक एंजाइम पाया जाता है। ये रिपीट हो गया स्टूडेंट, ये वाले क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं क्योंकि 8वां क्वेश्चन और 7वां क्वेश्चन एक हो गया है। फिर क्या बोला जा रहा है कि मनुष्य के छोटी आंत की जो लंबाई होती है, तो आपको पता होगा कि नाम भले छोटी है, छोटी आंत है, लेकिन इसकी साइज जो होता है वो बड़ी आंत से क्या होती है, ज्यादा होती है। कितना होती है, 6.5 मीटर होती है। ये याद रखिए स्टूडेंट, ये आपके CGTT CTET के एग्जाम में बहुत IMP क्वेश्चन के रूप में आता है ये। ठीक है, फिर क्या बोला जा रहा है कि इनमें से कौन बड़ी आंत का भाग नहीं है। तो बड़ी आंत का भाग नहीं है, इसमें आपको बताना है। तो ये स्टूडेंट मैं आपको होमवर्क देता हूँ। होमवर्क मतलब ये है कि आपको ये बताना है कि ये कमेंट्स करके बताना है। ये आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे ये बड़ी आंत का भाग इसमें से कौन सा नहीं है, जरूर करके बताएंगे। और आपको अच्छा लग रहा होगा स्टूडेंट तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। अच्छा लग रहा होगा तो, जबरदस्ती वाला काम नहीं है। अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए। अगला क्वेश्चन है, इलियम किसका भाग होता है। इलियम किसका भाग होता है। तो भाई अब ये पता होना चाहिए कि इलियम जो होता है स्टूडेंट, वो होता है क्या आपका छोटी आंत, और एक नाम सुने होंगे आप लोगों ने, क्या, बड़ी आंत। ठीक है ना, छोटी आंत और क्या सुने हो आप लोगों ने, बड़ी आंत। दो नाम होते हैं। ठीक है ना, क्या होते हैं आपके, दो नाम होते हैं, छोटी आंत और बड़ी आंत। तो आपको यही बताना है कि थोड़ा सा लॉजिक लगाइए क्या हो सकता है। मैं कुछ देर, कुछ सेकंड में जो है विश्राम करता हूँ। मैं आपकी सोचना देखना चाह रहा हूँ कि आप सही सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं। ठीक है, जल्दी बताइएगा, जल्दी सोचना है, आप लोगों को सोचना है, तभी आप लोग इसका आंसर दे पाएंगे। क्योंकि आपको गेस भी करना है, तो स्टूडेंट आपको गेसिंग करने आना भी चाहिए, क्या होता है कैसे होता है करके। ठीक है, सोच। चलिए, आई होप कि आप लोगों ने इसका आंसर सोच लिया होगा स्टूडेंट। आप लोगों ने इलियम किसका भाग है, यकृत का बिल्कुल नहीं होगा, अमाशय बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, ये दोनों तो आपका ऑप्शन नहीं है। अब बैठ गया क्या, छोटी आंत और बड़ी आंत। तो अभी इसमें देखो, इनमें से बड़ी आंत का भाग नहीं है बोला, सीकम, कोलन, रेक्टम, डिओडिनम, मतलब इसमें से कोई ना कोई एक भाग, एक ही भाग बस क्या है आपका, एक ही भाग ही तो क्या है, बड़ी आंत का भाग नहीं होगा। फिर बाकी तो है, बचा क्या आपका स्टूडेंट, इलियम। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा आपका, छोटी आंत होगा। ओके, चलिए भाई हम बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की ओर। हम बात करते हैं मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि कौन सी है। तो कौन सी है सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि, पूछा गया इसमें। मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है, तो आपको बताना है कि पाचक ग्रंथि कौन सी है। आंत, अमाशय, चलो इधर मैं कर देता हूं मैं इसको, आंत, अमाशय, यकृत, अग्नाशय। अमाशय भी नहीं हो सकता, इसमें पाचक ग्रंथि के नाम पूछा गया है। ठीक है ना, आंत बिल्कुल नहीं होगा, अमाशय भी नहीं होगा, बच गया कौन आपका, यकृत और अग्नाशय। तो सबसे बड़ी क्या है आपका स्टूडेंट, यकृत होगा। अब इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा, इसमें आप मैच करना है। ठीक है, मैच करना है कि किसका आंसर क्या होगा। जैसे त्वची श्वसन, त्वची श्वसन का मतलब ये होता है स्टूडेंट कि जो कौन है इसमें से है जो त्वचा की सहायता से श्वसन करता है। तो इसमें से देखोगे त्वचा वाला है तो एक ही दिख रहा है भाई, और वो कौन है, मेढक, हाइड्रा, मेढक, कीट, केचुआ। यस, तो त्वची श्वसन में क्या आएगा, केचुआ आएगा। अब अगर आप मैच करना, देखो आपको एक ट्रिक बताता हूँ। देखो पहले का 5वां मिल गया, पहले का 5वां कुछ मत देखो, आप बना सकते हो, लेकिन फिर भी हम और प्रयास करते हैं। श्वास नाल, तो श्वास नाल में होगा आपका कीट। क्लोम, क्लोम में कौन होगा आपका, मेढक। विसरण, हाइड्रा, और फेफड़ा जो होता है उसमें मेढक होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं, हम अगले 13 क्वेश्चन हो गए हमको हमारे। अब बढ़ते हैं हम 14वें क्वेश्चन में। चलिए मैं इसको बड़ा कर देता हूं। चलिए भाई इसमें देखते हैं क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन,
कि मनुष्य की क्रियाशील लार ग्रंथियों की 181, ये कुछ नहीं है, ये नंबर ही के रूप में बस डला हुआ है, ये कुछ नहीं है, इसको हटा दीजिए, संख्या जोड़ी में होती है। तो लार ग्रंथि की कितनी होती है स्टूडेंट? तो आपको पता होना चाहिए कि लार ग्रंथि जो होती है उसमें कितनी जोड़ी होती है? उसमें 3 जोड़ियां होती हैं भाई। कितनी जोड़ियां होती है उसमें? 3 जोड़ियां उसमें होती हैं। नर में गौण लैंगिक लवण उत्पन्न करने वाला हार्मोन। अब आपको बोला जा रहा है स्टूडेंट, जो मेल और फीमेल होते हैं उसमें कौन सा ऐसा हार्मोन होता है जिसकी सहायता से उसमें इस तरीके के हार्मोन्स आपको देखने को मिलेंगे। फिर है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन एंड द टेस्टोस्टेरॉन। तो सीधी सी बात है, इसमें क्या आएगा आपका? टेस्टिस वर्ड आता है, याद होगा आप लोगों को, स्पर्म वाला जो पार्ट आएगा तो उसमें टेस्टिड आएगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? टेस्टोस्टेरॉन होगा। ठीक है, फिर क्या बोला जा रहा है स्टूडेंट? दुग्ध ग्रंथियों को दुग्ध के स्त्रावन, मतलब जो फीमेल जो होती हैं जब बच्चे हो जाते हैं तो उसके बाद उनमें क्या होता है? दुग्ध का क्या होता है? सिक्रेशन होता है। तो वो किसके द्वारा होता है? हार्मोन के द्वारा। वो हार्मोन किसके कारण होता है? आपका प्रोलैक्टिन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? आपका प्रोलैक्टिन के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। फिर क्या बोला जा रहा है? रुधिर के मुख्य घटक है रुधिर कणिकाएं, प्लाज्मा, क्लोरोप्लास्ट, ए और बी दोनों। तो भाई क्लोरोप्लास्ट कहां से आएगा? तो सीधी सी बात है, क्या आएगा? ए और बी दोनों। अब बात करते हैं एरिथ्रोसाइड। एरिथ्रोसाइड जो है किसे कहते हैं? चलिए, आप लोगों को पता होगा कि WBC और क्या होता है, एक आपका होता है क्या? RBC होता है। WBC और क्या होता है स्टूडेंट? RBC होता है। तो 2 तरीके के इसमें हम लोगों को देखने पड़ते हैं। तो उसके क्या होते हैं स्टूडेंट? अलग अलग उनको क्या करते हैं? अलग अलग उनको नामों से क्या करते हैं? उन्हें जाना जाता है। क्या किया जाता है? उसे अलग अलग नामों से उनको जाना जाता है। तो आपको वही अब बताना है। तो जरा सोचिए कि क्या होता है, क्या होता है। आपको ये बताना है कि किसको कहा जाता है आपका क्या? एरिथ्रोसाइड। चलो, इसको भी आप कमेंट्स में बताइएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट्स कर दीजिएगा, आई होप। तो मुझे उम्मीद है, और नहीं होगा तो मैं आपको वीडियो के लास्ट तक तो बिल्कुल बता ही दूंगा। ये 18वां वाला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक ग्राही होता है स्टूडेंट? तो ग्राही का मतलब ये होता है स्टूडेंट कि ग्रहण करना। क्या करना? ग्रहण करना। अगर इसको हम समझे तो हमारे पास 3 ब्लड ग्रुप होते हैं, 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी और ओ। ए बी और ए बी और क्या है आपका? ओ। ठीक है, तो जिसमें से क्या होता है स्टूडेंट? ये जो ओ होता है ये क्या होता है? दाता होता है। क्या होता है? ये दाता। दाता का मतलब समझ रहे हैं ना? दाता मतलब होता है दान करने वाला। किसी को भी, ये चारों ब्लड ग्रुप है ना, उसमें से किसी को भी ये क्या कर सकता है? ये दान दे सकता है। कौन? आपका ओ ब्लड ग्रुप वाला। लेकिन अगर मैं बात करूं ए बी की बात करूं, ए बी की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट, तो ए बी जो होता है वो सिर्फ क्या करता है? सबसे दे ले सकता है, ग्रहण कर सकता है। तो ये क्या होता है? सार्वत्रिक क्या होता है आपका? ग्राही होता है। क्या होता है? सार्वत्रिक ग्राही। ग्राही मतलब क्या होता है? ग्रहण करना। ठीक है, तो अब आपसे प्रश्न क्या पूछा गया है स्टूडेंट? अब आपसे प्रश्न पूछा है, उसके अकॉर्डिंग आप बात बता दीजिए इसमें क्या पूछा गया है। एक बार बड़ा कर दिया जाए इसको। यस, देखिए क्या बोला है? सार्वत्रिक ग्राही कौन होता है? तो क्या आएगा इसका आंसर? व्हाइट में यही प्रॉब्लम होगा स्टूडेंट, तो मैं इसको ले लेता हूं पर्पल। तो क्या होगा आपका? ए बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? ए बी जो है इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रुधिर वर्ग की खोज किसने की थी? अब ये तो भाई पता होना चाहिए, चलो आपको। तो क्या है आपका? लैंडस्टीनर। तो कार्ल लैंडस्टीनर जो है इसमें आएगा। रुधिर वर्ग की खोज करने वाले का नाम कौन है आपका? कार्ल स्टीनर। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से उत्सर्जी विषैलापन का घटता क्रम है। घटता क्रम पूछा गया है स्टूडेंट। तो घटता क्रम का मतलब समझ रहे होंगे आप लोग कि भाई, तो इसमें आपको देखोगे तो क्या है? अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल। इधर है अमोनिया, यूरिक अम्ल और क्या है आपका? यूरिया। यूरिया, यूरिक अम्ल, अमोनिया, यूरिक और यूरिक अम्ल और अमोनिया, मतलब ये घटता क्रम बोला जा रहा है। तो घटता क्रम में क्या होगा स्टूडेंट? सबसे पहले तो आप सभी को पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा क्या है बोला जा रहा है। ठीक है ना? सबसे अति अल्प मात्रा में क्या पाया जा रहा है उसके बारे में देखो।
मतलब यूरिन में बात किया जा रहा है ना, क्योंकि वो हमारा क्या है, उत्सर्जी पदार्थ होता है। तो उत्सर्जी पदार्थ होता है तो इसलिए क्या होगा इसमें, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अलग अलग जीवों में अलग अलग तरह का क्या होता है, उत्सर्जी अंग क्या होते हैं उसमें पाए जाते हैं, इसीलिए इस बात को इसको कहा जा रहा है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट, ये होगा आपका सी नंबर होगा। क्या हो जाएगा, अमोनिया घटता क्रम बोला जा रहा है ना। अच्छा, इस ये अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल के नाम से इसे जाना जाएगा। ओके, अब बोला जा रहा है कि कोशिका का पावर हाउस। तो स्टूडेंट इसके बारे में तो आपको बचपन से पढ़ते आ ही रहे हो। आई होप कि मुझे उम्मीद है कि इसका आंसर आपको पता ही होगा। चलिए फिर भी मैं कुछ सेकंड का मैं पॉज ले लेता हूँ, फिर उसके बाद आप बताइएगा कि क्या होता है करके। चलिए, आपने इसका आंसर दे दिया है, बहुत बढ़िया। और इसका राइट आंसर क्या है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत बढ़िया, क्योंकि भाई माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो क्या होता है, कोशिका का क्या कहलाता है आपका, पावर हाउस कहलाता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं स्टूडेंट विटामिन की बात करते हैं। तो विटामिन की अगर बात किया जाए तो क्या कहा जाता है इसे, विटामिन की बात किया जाए तो रक्त का थक्का जमने बनने में कौन से विटामिन की आवश्यकता होती है। तो सीधी सी बात है, रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा होगा आपका, विटामिन के। विटामिन सी से क्या होता है, स्कर्वी, ये पिछले बार के व्यापम पेपर में आया था, स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी से क्या होता है, रिकेट्स। और विटामिन ई से जो होता है, प्रजनन अंग की जो क्षमता है उसमें कमी आती है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। फिर बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से क्या आंत के जीवाणु द्वारा संश्लेषित होते हैं, मतलब हमारे आंतों में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है। तो इसका आंसर है स्टूडेंट, याद रखेंगे, एकदम आईएमपी क्वेश्चन है ये भी, B12। क्या होता है आपका, B12 जो होता है इसमें पाया जाता है। ठीक है, फिर बोला जा रहा है कि विटामिन ई के स्रोत। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि विटामिन ई जो होता है स्टूडेंट, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज हो, उसमें प्रजनन अंग जो है वो उसकी क्षमता में कमी आती है। तो उसको दूर करने के लिए जो होता है वो हमको अंकुरित चीज़ों का सेवन करना चाहिए। ठीक है, गेहूं अंकुर का तेल जरूर लिखा है, तेल नहीं है, ये आएगा आपका गेहूं अंकुरण या किसी भी तरह के अंकुरण चीज़ों को हमको खाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है, स्तंभ मतलब होता है स्टूडेंट तना। तो देखो, गाजर, शकरकंद, आलू, नारियल। तो मैं आपको कुछ कुछ बातें इसमें बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, समझने का प्रयास करेंगे। इसमें गाजर जो है स्टूडेंट वो है जड़ है, ठीक है, ये भी रूपांतरित जड़ है। शकरकंद भी क्या है, रूपांतरित क्या है, जड़ है। नारियल जो होता है स्टूडेंट, नहीं जड़ है ना तना है, ये है आपका भ्रूण पोष। कैसा है ये, भ्रूण पोष। इसे और क्या कहा जाता है इंग्लिश में, एंडोस्पर्म। क्या कहा जाता है इसे, एंडोस्पर्म कहा जाता है। ओके, और अब बच गया क्या, आलू। तो आलू क्या है स्टूडेंट, रूपांतरित तना है। फिर बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सा एक फल है, फल। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि आलू जो है, आलू जो है कैसा है अभी आपका, वो रूपांतरित क्या है स्टूडेंट, वो तना है। और आपका मूली क्या है, जड़ है। शकरकंद क्या है, जड़ है। तो भाई अब बचा कौन, भिंडी। तो राइट आंसर क्या है, भिंडी एक फल है। फिर क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है। प्लाज्मोडियम नाम सुना होगा आपने, मलेरिया डिसीज होता है मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से। तो प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक कौन है आपका, मच्छर है। फिर बोला जा रहा है स्टूडेंट कि डेंगू बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्यों में पहुंचता है, किसके द्वारा होता है, डेंगू बुखार। तो डेंगू बुखार जो होता है ना ही वायरस के द्वारा और मादा एडिस मच्छर के द्वारा। वायरस तो सही है, एडिस मच्छर भी सही है, बैक्टीरिया द्वारा नहीं, फंगल और मादा प्रोटोजोआ और मादा एनाफिलीज मच्छर द्वारा। तो सीधी सी बात है भाई, डेंगू बुखार बोला गया है, किसके द्वारा बोला गया है, डेंगू बुखार बोला गया। तो डेंगू बुखार जो बोला गया है, तो डेंगू बुखार किसके कारण होता है स्टूडेंट, वो याद रखेंगे, मादा एडिस मच्छर के द्वारा होता है। और मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से क्या होता है, वो होता है मलेरिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट, हम पहुंच गए अपने अंतिम क्वेश्चन की ओर, और हमारा अंतिम क्वेश्चन है, किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है। तो इसके तो बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आपने देखे होंगे कि घेंघा रोग से बचने के लिए हमें क्या खाना चाहिए, आयोडीन युक्त नमक। तो क्या होगा, आयोडीन। ठीक है, तो ये हो गया आपका 30 क्वेश्चन। अब आपका जो
मैंने एक क्वेश्चन जो था यहाँ पे मैंने एरिथ्रोसाइट के लिए लगाया था। तो चलिए भाई इसका आंसर मैं दे ही देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने अभी तक कमेंट्स में दे दिया होगा और आपने सही दिया है तो जरूर इसको बताइएगा और मैच करिएगा। तो इसका आएगा आपका क्या, लाल रुधिर कणिका। इसका राइट आंसर क्या है आपका, लाल रुधिर कणिका। तो आई होप स्टूडेंट कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए जाते जाते एक स्टूडेंट मैं आपको एक होमवर्क भी दे देता हूं। अब तुरंत क्वेश्चन को आपको पढ़ना है। क्वेश्चन को पढ़कर आपको सिर्फ उसमें कमेंट्स में क्या करेंगे, आंसर देना है। क्योंकि अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो मुझे लगेगा कि यस कि आप लोगों ने, आपको ये सेशन अच्छा लगा और आप जो है आप अगले वीडियो की भी चाह रखते हैं। अगर आपको अगले वीडियो की भी चाह है तो बिल्कुल आप कमेंट करके बताइए। चलिए भाई क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन आपका ये है स्टूडेंट, आपको ये बताना है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको ये इसका आंसर आपको देना है। तो चलिए स्टूडेंट मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।